लक्ष्य पाने की बस इतनी सी तो कहानी है। लक्ष्य पाने की बस इतनी सी तो कहानी है। एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है, जिसने चलने की ठानी है। लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है। एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है, जिसने न झुकने की ठानी है, बस जिसने चलने की ठानी है, जिसने न रुकने की ठानी है। लक्ष्य पाने की दोस्त बस इतनी सी कहानी है। एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। अभिवादन स्वीकार करें। मेरा नाम है लालचंद। जीडी की मॉडल पेपर हम लोग कर रहे हैं और जीडी की मॉडल पेपर में 3 मॉडल पेपर मैं आपको करा चुका हूं। आप लोगों ने उसको देखा भी, जो कमियां लगी आप लोगों ने उसको रिप्लाई भी किया। उन कमियों में हमने सुधार किया है। दिन ब दिन हम अपने में सुधार करेंगे। आप अभ्यास कभी जीत की गारंटी भले न दे, लेकिन सफलताएं अभ्यास से ही मिलती हैं। ये किसी महान फिलोसफर ने कहा है। लगातार अभ्यास करते रहें। जीवन में कभी भी कोई भी काम जब आप सीखने जाएंगे, जब आप करने जाएंगे, त्रुटियां होना स्वाभाविक है। उन त्रुटियों को स्वीकार कर कर, उन गलतियों को स्वीकार कर कर आप आगे बढ़ें। लगातार बढ़ते रहें, कभी रुके ना, क्योंकि जीतता तो दोस्त कछुआ ही है। कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहा है कि जीवन में सबसे अधिक वो सफल होता है जिसके अंदर परजवनिश है, जिसके अंदर धैर्य है। और धैर्य तो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विरासत है। हमारे राम के अंदर इतना धैर्य था। कहते हैं धैर्य की सीमा राम है, राम अधिक अधीर। राम बजे अयोध्या में, अजर अजर अयोध्या धाम। राम अपने जीवन में 2 बार अधीर हुए और 2 के दोनों बार उन्होंने, देखिए, एक जब सीता माता धरती में समाई तब राम अधीर हुए। उन्होंने कहा कि धैर्य की सीमा राम है आज अधिक अधीर, और विचलित उनको कर रहा है धिया बिचूक सिया बिछो का पीर। धैर्य की सीमा राम है आज अधिक अधीर, और विचलित उनको कर रहा है सिया बिछो का पीर। राम भी विचलित हुए हैं, लेकिन उस विचलन पर अपने आप को रोक लेना ही राम का व्यक्तित्व है। अगर उनके व्यक्तित्व से हम कुछ भी सीख पाए, कुछ भी अपने जीवन में पाए। हमारा राम किसी को मारने का संदेश नहीं देता। राम कभी किसी को मारने का संदेश नहीं देते। राम एक बार और अधीर हुए हैं। तो आप सब रघुवंश, आप सब इस राम के धरती पर अगर पैदा हुए, इस राम के युग में पैदा हुए, उनके जीवन का कुछ अंश पढ़ें। आप दंगाई ना बने राम को लेकर, सही राम को पहचाने। राम एक बार और अधीर हुए। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो राम ने कहा कि मेरे लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे, खोल अखिया की भैया पुकारे। लाडला ये अयोध्या नहीं है, कोई लंका में अपना नहीं है। तू भंवर बीच क्यों सो गया रे, ये राम है। तब भी उस कंडीशन में भी, भाई मूर्छित होने के कंडीशन में भी, राम ने अपना जो है धैर्य नहीं खोया। धैर्य बनाए रखें। जीवन में जो परिस्थितियां आए उनके सामने खड़े रहें, चलते रहें, चलते रहें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके टॉपिक जीडी में दिया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से लिखा हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत सवाल है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। तो इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इससे पहले वाले सेट में भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करेंगे आप, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो ये हुआ 28 दिसंबर। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर। उसका स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की क्या हुआ, स्थापना हुआ। जिस व्यक्ति ने स्थापना किया उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम, एक्टिवन ह्यूम, इनको कहा जाता है एक्टिवन ह्यूम। इन्होंने स्थापना किया। ये उस समय रिटायर अधिकारी थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका जो प्रथम अधिवेशन होना था,
जो प्रथम अधिवेशन आयोजित होना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये प्रथम अधिवेशन आयोजित क्या होना था पुणे में। इस प्रथम अधिवेशन को आयोजित करना था पुणे में, लेकिन पुणे में फैला था प्लेग और प्लेग बीमारी के कारण यहाँ पर आयोजित नहीं किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया ग्वालियर टैंक में। ग्वालियर टैंक है एक महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक विद्यालय है गोकुलदास, विद्यालय का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसी विद्यालय में, ये विद्यालय है कहाँ पर, ये विद्यालय है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस शहर में है, ये है बम्बई में, ये है बम्बई में। और कहाँ पर है ये है ग्वालियर, ये है ग्वालियर टैंक में। ये कहाँ है, ये है बेटा ग्वालियर टैंक में है, ये ग्वालियर टैंक में है। तो यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष बने, इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष बने वो कौन बना, वो बना WC बनर्जी। WC बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। और जो महासचिव बने, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महासचिव बने वो कौन बने, ए.ओ. ह्यूम इसके क्या बने, महासचिव बने। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अधिवेशन की जो बैठक हुई, इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो प्रथम अधिवेशन का जो बैठक था, प्रथम बैठक में कांग्रेस के कितने सदस्य कुल शामिल हुए, कुल 72 सदस्य बेटा शामिल हुए। और 72 सदस्यों में दोस्तों, इन 72 सदस्यों में 38 सदस्य अकेले महाराष्ट्र से शामिल हुए थे। और केवल 2 ही वर्ग इसमें शामिल हो पाया था, या तो पत्रकार शामिल था, या तो वकील शामिल था, या तो पत्रकार शामिल हुए थे, या तो वकील शामिल हुए थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। ये सवाल का सही जवाब आपके सामने, जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 1885। ध्यान दीजिएगा, 1895 में बेटा उदारवादी काल, हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक काल चलेगा जो कहलाएगा उदारवादी काल। ये जो उदारवादी काल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो उदारवादी काल है, ये उदारवादी काल 3 चरण में चलेगा। उदारवादी काल, जो उदारवादी काल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा इसी से 1885 से 1905 तक चलेगा। उदारवादी नेता कौन थे, तो उदारवादी नेताओं में आपको प्रमुख नेताओं में याद रखना है किनको, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी के राजनीतिक गुरु होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके अलावा याद रखना है आपको दादा भाई नौरोजी। इनके अलावा एक व्यक्ति होंगे फिरोज शाह मेहता होंगे। इनके अलावा आपके सामने होंगे WC बनर्जी। कुछ ये व्यक्ति थे जो प्रमुख उदारवादी नेताओं में क्या थे, शामिल थे। इनके अलावा आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय। ये नेताओं जो थे, ये नेता थे उदारवादी। इन्हीं उदारवादी नेताओं के समय में एक व्यक्ति रहेंगे जो उग्रवादी विचारधारा के रहेंगे, जिनका नाम रहेगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक इसी 1895 में, याद रखना 1893 में एक उत्सव करेंगे। 1893 में एक उत्सव करेंगे जो कहलाएगा गणपत उत्सव। एक उत्सव करेंगे गणपत उत्सव। और 1895 में एक उत्सव करेंगे शिवाजी उत्सव। राष्ट्रवादी भावनाओं को ये दोनों किसके लिए किया जाएगा, तो ये राष्ट्रवादी
भावना, राष्ट्रवादी भावना को जगाने के लिए ये उत्सव किया जाएगा। तो उदारवादियों कालों में आपको ये बात याद रखना है, उदारवादी के समय में ये हुआ था। एक बात और याद रखना है दोस्तों, आपको ठीक से सुनिएगा। उदारवादी काल में आपको एक बात और याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है उदारवादी के समय में कि क्या हुआ था। 1892 का जो 1892 का एक अधिनियम जो आएगा, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 का जो आएगा, ये उदारवादियों की ही मांग थी। 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आएगा, ये उदारवादियों की ही मांग थी। और इसी के तहत भारत के परिषद का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। भारत के जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा 1892 के तहत। इसी में आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की इसी अधिनियम के तहत शुरुआत होगी। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय बजट पर बहस करने की क्या दे दिया जाएगा, छूट दे दिया जाएगा। इसी समय प्रांतीय बजट पर बहस करने की क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जान चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है। कोशिका अतिपरिसरण या बहिपरिसरण, मतलब अधिक परिसरण के कारण कोशिका स्फीत हो जाती है। कोशिका किसके कारण स्फीत होती है, ध्यान दे लीजिए क्या होगा, ये बहिपरिसरण, या इसके जगह पर आपके जगह एक सेंटेंस और आ सकता है, अतिपरिसारण के कारण कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका स्फीत हो जाती है। अगला सवाल कह रहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण, ध्यान दीजिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विकेंद्रीयकरण ही कह रहा है लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। केंद्रीयकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर आप इसको थोड़ा विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे, इस चीज को आप अगर थोड़ी विस्तृत में समझने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा, जब आप इसको थोड़ा विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे तो भारत में ये जो केंद्रीयकरण है, भारत में इसकी नींव कब डाली गई, भारत में केंद्रीयकरण व्यवस्था की नींव कब डाली गई, तो भारत में एक अधिनियम आएगा 1773 का आएगा। क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आएगा। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या काम किया जाएगा, जो 3 प्रेसिडेंसियां थीं, जो क्या था, एक था बम्बई, दूसरा था मद्रास, एक प्रेसिडेंसी था मद्रास, और एक था बंगाल। क्या था, बंगाल था। 3 प्रेसिडेंसियां थीं। ये जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां हैं, इनको क्या काम किया जाएगा, इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया जाएगा, अधीन कर दिया जाएगा। और जो बंगाल का गवर्नर होगा, बंगाल का जो गवर्नर होगा वो हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के क्या बनेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। और इसी के तहत भारत में क्या काम किया जाएगा, केंद्रीयकरण व्यवस्था की क्या डाला जाएगा दोस्तों, नींव डाला जाएगा। भारत में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो नींव डाली गई है वो डाला गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे तो एक अधिनियम आएगा, उसके बाद एक अधिनियम आएगा, कब, एक अधिनियम आएगा 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। और ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या काम किया जाएगा,
जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति, जो विधायी शक्ति होगी वो छीन लिया जाएगा। बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियां छीन ली जाएंगी। और जब बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां छीन ले जाएंगी दोस्तों, तो क्या काम किया जाएगा? बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी शक्तियां, इनकी जो विधायी शक्ति है, इनकी विधायी शक्ति कहाँ निहित किया जाएगा? तो इनकी विधायी शक्ति डाला जाएगा बंगाल के प्रेसिडेंसी में। बंगाल के प्रेसिडेंसी में इनकी विधायी शक्तियां डाल दिया जाएगा। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ये हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। और इसके तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा वो कौन बनेगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्या बनेंगे? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे। और इसी एक्ट के तहत भारत में शुरू होगा केंद्रीयकरण व्यवस्था की शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, ठीक से समझिएगा। केंद्रीयकृत व्यवस्था की नींव डाली गई है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और केंद्रीयकरण व्यवस्था की शुरुआत हुआ है, जो इसकी शुरुआत हुआ है कौन सा? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 में आपको एक बात और याद रखना है, जो कंपनी का जो एकाधिकार था, ये क्या काम किया जाएगा? ये पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। 1813 के में बेटा याद रखना है, 1813 में क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को खत्म जरूर किया जाएगा, लेकिन वहां समस्या यह रहेगी कि चीन के साथ चाय और अफीम के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा जाएगा। किंतु 1833 के तहत पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आइए आते हैं अपने सवाल पर। क्या क्या हम याद रखना है? एक चीज और, अगर केंद्रीयकृत व्यवस्था कह दे, एक अधिनियम आएगा जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम होगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम होगा। ये किसके शासनकाल में आएगा? इस समय भारत के जो वायसराय होंगे वो कौन होंगे? इस समय भारत के जो वायसराय होंगे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, आपको बताना है। चलिए, आप नहीं बताइए, मैं ही बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, लॉर्ड कैनिंग, इस समय भारत के जो प्रथम वायसराय होंगे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने क्या काम करेंगे? इसमें कहा जाएगा जो वायसराय की परिषद होगी, इसमें न्यूनतम 6 अधिकतम 12 सदस्य होंगे। और पहली बार लॉर्ड कैनिंग अपने परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत करेंगे, जिनमें होंगे बनारस के राजा, एक व्यक्ति होंगे पटियाला के महाराज होंगे, और सर दिनकर राव होंगे। आपको बताना क्या चाहता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 1773 में केंद्रीयकृत व्यवस्था की शुरुआत हुआ। 1833 में यहाँ पर केंद्रीयकृत व्यवस्था की नींव डाला गया, यहाँ पर केंद्रीयकृत व्यवस्था की शुरुआत हुआ। लेकिन बेटा 1861 में क्या काम किया जाएगा? 1861 में क्या काम किया जाएगा? जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं, क्या काम किया जाएगा? इनकी विधायी शक्ति
वापस कर दिया जाएगा, विधायी शक्ति वापस कर दिया जाएगा और भारत में क्या शुरू होगा? विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण व्यवस्था की क्या होगी? शुरुआत होगी। आज भी बेटा, आज भी दोस्तों हमारे यहाँ विकेंद्रीयकृत व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। योजना आयोग, जो नीति आयोग बना, वो विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए ही नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग केंद्रीयकृत व्यवस्था की ओर झुका हुआ था। जहां सत्ता का केंद्रीयकरण हो, एक हाथ में सत्ता हो, उसे कहते हैं केंद्रीयकृत व्यवस्था। जैसे अगर आप लोकतांत्रिक देशों में देखेंगे, जहां विकेंद्रीयकृत होगा वहां डेमोक्रेसी कमजोर होगी, और विकेंद्रीयकृत, जहां पर केंद्रीयकृत व्यवस्था वहां डेमोक्रेसी कमजोर, और जहां पर विकेंद्रीयकृत व्यवस्था वहां की डेमोक्रेसी मजबूत। साम्यवादी जो देश होते हैं वहाँ लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीयकरण, वहाँ केंद्रीयकरण व्यवस्था होती है। जैसे चीन के ऊपर आरोप लगता है कि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ सत्ता का क्या है? केंद्रीयकरण है। वहाँ साम्यवादी विचारधाराएं हैं। साम्यवादी विचारधाराएं किसकी विचारक हैं? तो ये एक बहुत दार्शनिक हैं जिनका नाम है लेनिन। उनका नाम है, दार्शनिक हैं लेनिन की विचारधारा जब आप देखेंगे तो उनकी विचारधारा साम्यवादी है। चीन साम्यवादी देशों में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? साम्यवादी। क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? साम्यवादी। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल होता है क्या? रेफेलियस। ये रेफेलियस कहाँ पाया जाता है? तो ये जो फूल है, ये फूल कहाँ पाया जाता है? ये फूल बेटा पाया जाता है, एक व्यक्ति हैं, ये किसके नाम पर है? तो एक व्यक्ति है टॉमस रेफेलियस। ये व्यक्ति जो हैं, ये कहाँ, इनको क्या, ये कौन थे? ये सिंगापुर के संस्थापक माने जाते हैं। ये सिंगापुर के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर जो दुनिया की सबसे बड़ी फूल है वो रेफेलियस है। ये पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लास लंबा ना हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ, तो इस पर आप याद रखिएगा। टॉमस रेफेल जो सिंगापुर के क्या थे? संस्थापक थे। आगे, निम्नलिखित युग्मों में से सिंध घाटी सभ्यता के में कौन सा कथन सत्य है? थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। आपके पेपर में दिया भी है, जीडी में कई बार आया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर टिक कीजिए, अपना आंसर टिक कीजिए आप, और कमेंट में उत्तर बताइए। आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है? सिंध घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। तो सबसे पहले सिंध घाटी सभ्यता के बारे में आप जानिए कि सिंध घाटी सभ्यता क्या है। तो सिंध घाटी सभ्यता के बारे में अगर आप जानें तो सिंध घाटी सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये सिंध नदी पर स्थित था। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कि जो पहला स्थान खोज हुआ था वो हड़प्पा पर। इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि इसके ज़्यादातर स्थान सरस्वती नदी पर मिलेंगे, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ये इसके कुछ नाम हैं, सिंध घाटी सभ्यता के कुछ नाम हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल। अगर आप इतिहास को देखेंगे, अगर आप इतिहास को देखने प्रयास करेंगे तो सामान्यतः इसको 3 वर्गों में आप बांट सकते हैं। एक वर्ग आपको दिखाई देगा प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा बांट सकते हैं आप इसे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा चरण बांट सकते हैं आप ऐतिहासिक काल। ये इतिहास को आप सामान्यतः नॉर्मली विभाजन ऐसे ही कर सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किन्हें कहते हैं? जिनको केवल खुदाई के आधार पर इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ हो, जिनके कोई लिखित साक्ष्य ना हो,
जिनके लिखित साक्ष्य ना हो, जिनके लिखित साक्ष्य ना हो, जिनका लिखित कोई साक्ष्य ना हो। आदि ऐतिहासिक काल है, जी हाँ, लिखित साक्ष्य हो, जिनकी लिखित साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं किंतु पढ़ा ना जा सका है, जिनको पढ़ा नहीं जा चुका है, जिनको पढ़ा नहीं जा सका है, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल है जिनके लिखित साक्ष्य हैं, जिनके लिखित साक्ष्य भी हैं, जिनके लिखित साक्ष्य भी हैं और जिनको पढ़ा भी जा चुका है, इन्हें कहते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। जैसे 1857 की क्रांति, जैसे आधुनिक भारत, जैसे यूरोपियों का आगमन। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐतिहासिक काल जो में लिपियां तो मिली हैं लेकिन उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसे कहते हैं क्या? आदि ऐतिहासिक काल। जैसे पाषाण युग, नवपाषाण युग, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ये जो पाषाण युग है इनको रखा गया है प्राग ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इनका जो ऑप्शन मिलेगा, ये जो मिलेंगे, ये मिलेंगे केवल खुदाई के साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होंगे। यहाँ पर केवल खुदाई के साक्ष्य के आधार पर जो सामान मिलेंगे उनके आधार पर ही अनुमान से इतिहास लिखे गए हैं, तो इनको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियाँ तो मिली हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। चलिए, पता कैसे चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? पता कैसे चलेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1826 में एक व्यक्ति रहेंगे, मैक्सन एक व्यक्ति रहेंगे, मैक्सन। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था? सिंधु सभ्यता के बारे में पता किया था। लेकिन एक व्यक्ति आएंगे कब? 1823 में 1853 से 1856 के बीच कनिंघम के नेतृत्व में लाहौर में रेलवे लाइन बिछाया जाएगा और इस रेलवे लाइन के समय में ही कुछ पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलेगा। लेकिन क्या काम किया जाएगा? अंग्रेज इतने तो ईमानदार नहीं थे, जब वो पक्की ईंटें पाएंगे इस दौरान तो बहुत कुछ दबा लेंगे। वो सोचेंगे कि ये तो 5000 साल पहले की घटना है, जब वो आदमानव रहे होंगे। मैकाले आया, उसने कहा भारतीयों, हमने आपको कपड़ा पहनना सिखाया, हमने आपको जीना सिखाया। उसको ये नहीं पता था कि जब वो जानवर था तब भारत में सिंधु घाटी सभ्यताएं जैसी नगरीय सभ्यताएं थीं। आज जिसे आप स्विमिंग पूल कहते हैं, ऐसे स्विमिंग पूल में हमारी सीता माता नहा चुकी हैं, जिन्हें आप रसोईया कहते हैं, किचन कहते हैं। ऐसी रसोईया आज भी हमारे अयोध्या में सीता है, रसोईया है, अभी भी है। तो जो यूरोप बताता कि हमारी सभ्यताएं ही दुनिया में सबसे विकसित थीं, उनको ये बात कैसे हजम हो? असल में उनका नीति चलता था व्हाइट मैन फर्स्ट। वो मानते थे कि सब कुछ व्हाइट मैन ने ही पहले विकसित किया हुआ है। लेकिन जब वो आदमानव पत्ते था तब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी जहाँ पक्के नालियाँ, वो हम लोग जब फाउंडेशन बैच में लेकर आऊँगा इतिहास का, बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, आपको पूरी चित्र दिखा दूंगा। 5000 साल पहले लिपस्टिक आज भी था और 5000 साल पहले भी लिपस्टिक था। कंगा वगैरह क्या चीज़ें कहाँ से साक्ष्य से प्राप्त हुई हैं। चलिए, तो इसके बाद क्या होगा? अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर जानते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। इसके बाद क्या होगा? भारतीय, ठीक से जानिएगा क्या होगा कि 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक व्यक्ति रहेंगे जिनका नाम रहेगा दयाराम साहनी। यही क्या काम करेंगे? यही हड़प्पा की क्या करेंगे? खोज करेंगे। अतः दयाराम साहनी को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1922 में कहीं कहीं मिलेगा आपको, 1923 मिल सकता है। 1922 में राखल दास बनर्जी मिलेंगे और राखल दास बनर्जी क्या काम करेंगे? एक स्थान की खोज करेंगे, मोहन जोदाड़ो।
मोहन जोदाड़ो की राखलदास बनर्जी क्या करेंगे, खोज करेंगे। थोड़ी सी बातें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी और जाननी है। हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये त्रिभुजाकार विस्तृत है। इसकी जो सबसे उत्तरतम सीमा है वो मांडा है। मांडा किस नदी पर, तो चेनाब नदी पर है। कुछ किताबों में आपको लिखा मिल सकता है रावी नदी। दोनों में से कोई एक ऑप्शन सामने आपके आएगा। मांडा सही मायने में रावी नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर में है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा है वो है आलम। अभी तक जो खोज हुआ है वो है आलमगीरपुर। ये कहाँ है, ये यूपी में है। किस नदी किनारे स्थित है, ये हिंडन। और हिंडन किसकी सहायक नदी है, ये है यमुना की सहायक नदी है। इसकी जो सबसे दक्षिणतम सीमा मिलेगी आपको वो मिलेगा गोदावरी नदी तट पर, महाराष्ट्र में मिलेगा। क्या नाम होगा, दाइमाबाद। कहीं कहीं लिखा मिलेगा दमदाबाद। ये इसकी सबसे दक्षिणतम सीमा है। सबसे पश्चिमी सीमा क्या मिलेगा, दशक नदी मिलेगी। और ये क्या होगा, सुतकांगोडोर। ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा सबसे पश्चिमी सीमा। ये क्या मिलेगा, सबसे पश्चिमी सीमा। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में विस्तृत मिलेगी आपको। अफगानिस्तान में 2 स्थान, इसके बाद पाकिस्तान में मिलेगा और कहाँ मिलेगा, भारत में। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक कहाँ मिलेगा तो लगभग 17 स्थान आपको अभी तक कहाँ मिला है, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक कहाँ स्थान मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। चलिए, ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। तो कहाँ मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस में रखा जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा, जिसके लिखित साक्ष्य हैं किंतु पढ़ा नहीं जा चुका है। प्रागैतिहासिक काल में जिनके लिखित साक्ष्य नहीं हैं और ऐतिहासिक काल में जिनके लिखित साक्ष्य हैं तथा जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है उन्हें क्या कहा जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल कहा जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है विश्व की सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको पूरी कॉफी में बना के दिखा दे रहा हूं कि कहां पैदा होता है कॉफी। अगर आप इसको देखें, जरा इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये स्थान मिलेगा आपको, यहां कुछ देश मिलेगा आपको। ये वाला देश मिलेगा बेटा आपको कोलंबिया, यहाँ एक देश मिलेगा इक्वाडोर और यहाँ एक देश मिलेगा पेरू। और पेरू के बाद यहाँ एक देश मिलेगा आपको बोलेविया और यहाँ एक देश मिलेगा आपको पराग्वे। और इसके बीच में आपको एक देश मिलेगा, इस वाले एरिया में मिलेगा आपको चिली और इस वाले एरिया में मिलेगा आपको उराग्वे। यहाँ एक देश मिलेगा उराग्वे, यहाँ एक देश मिलेगा वेनेजुला, यहाँ मिलेगा आपको एक देश जिसका नाम होगा गुयाना, यहाँ होगा सूरीनाम, ये होगा फ्रेंच गुयाना। और बीच में जो देश पड़ेगा आपको ये बड़ा वाला, इसका नाम क्या है, ब्राज़ील है। इसी का नाम क्या है, ब्राज़ील है। अब इसी ब्राज़ील में यहाँ से बच्चे एक रेखा गुजरेगी, कुछ इस एरिया से, यहाँ से एक रेखा गुजरेगी जिसका नाम होगा भूमध्य रेखा। यहाँ से एक रेखा गुजरेगी भूमध्य रेखा और यहाँ से एक रेखा गुजरेगी जिसका नाम होगा मकर रेखा। ये गुजरेगा मकर रेखा। अब भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरेगी, तो भूमध्य रेखा ये गुजरेगी ब्राज़ील में कितने देशों से, तो ब्राज़ील में गुजरेगी इक्वाडोर से, ब्राज़ील में गुजरेगी इक्वाडोर से। और किससे गुजरेगी, कोलंबिया से गुजरेगी। और किससे गुजरेगी, ब्राज़ील से। और किससे, ब्राज़ील से। ये भूमध्य रेखा गुजरेगी कितने देशों से, 3 देशों से। यहीं पर ब्राज़ील में कुछ इस वाले एरिया में यहाँ पर आपको एक घास के मैदान मिलेंगे और इसी घास के मैदान को कहा जाता है कैंपास। यही घास के मैदानों को कहा जाता है कैंपास। ये कैंपास घास के मैदान कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय हैं। ये कैसे हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के क्या हैं, मैदान हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और इसी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जिसकी खेती होती है उसे कहा जाता है फेजेंडा। और यही फेजेंडा ही कहलाता है क्या, कहवा। यही फेजेंडा क्या कहलाता है,
कहवा कहलाता है, यही फेजेंडा कहवा कहलाता है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील के यही घास के मैदान, यहीं पर एक नगर है जिसका नाम है साओ पाउलो। यही साओ पाउलो दुनिया का सबसे बड़ा कहवा मंडी है। दुनिया का सबसे बड़ा कहवा मंडी है साओ पाउलो। दुनिया का सबसे बड़ा कहवा मंडी है साओ पाउलो। ये जो साओ पाउलो है यही ब्राज़ील की सबसे घनी आबादी वाला क्या है, शहर है। चलिए, ये तो हो गया ब्राज़ील। इसका मतलब सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पैदा होता है, ब्राज़ील में। भारत 7वें स्थान पर। आइए भारत में देख लेते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो ये गुजरेगा कर्क रेखा। ये क्या गुजरेगा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के नीचे वाला जलवायु कैसा मिलेगा, उष्णकटिबंधीय मिलेगा। अब क्योंकि कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय फसल है, ध्यान दीजिएगा, लेटराइट मिट्टी चाय और कहवा के लिए उपयोगी है। कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय फसल है, तो आपको यहाँ पर बेटा, यहाँ पर दोस्त कुछ मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा आपको एक पहाड़ी। और इस पहाड़ी का नाम क्या मिलेगा, इस पहाड़ी का नाम आपको मिलेगा बाबा बुदन पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको बाबा बुदन पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन पहाड़ी। ये जो बाबा बुदन पहाड़ी है यही भारत में, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में कहवा की खेती, भारत में सबसे अधिक कहवा की खेती यहीं किया जाता है। इनके अलावा कर्नाटक के अलावा कहाँ पर, केरल में किया जाता है और तमिलनाडु में किया जाता है कहवा की खेती। भारत का 50% से अधिक कहवा अकेले कौन पैदा करता है, कर्नाटक। ध्यान दीजिए, कहवा के भारत में 3 किस्में हैं। दुनिया में कहवा की लगभग 3 किस्में हैं। एक है अवेरका, दूसरा है रोबोस्टा और एक है लाइवेरका। ये कहवा की 3 किस्म हैं। अवेरका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे अधिक मांगा जाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपसे पूछेगा कॉफ़ी की कितने ब्रांड हैं, 3। कॉफ़ी के लिए 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भारतीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, कर्नाटक में। भारतीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र मंगलुरु में, कहाँ पर, मंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में। भारतीय कहवा कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। भारतीय कहवा बोर्ड कर्नाटक में स्थित है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो ग्लूकोज एक प्रकार है किसका, हेक्सो शर्करा का एक प्रकार है। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। आइए राष्ट्रीय आय पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय होता है क्या, एक होता है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, C+I+G। किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी के बाद एक फार्मूला होता है जीएनपी, और जीएनपी में क्या काम किया जाता है, -x+m कर दिया जाता है। एक फार्मूला होता है एनएनपी, एनएनपी में जीएनपी माइनस मूल्यह्रास कर दिया जाता है, और यही क्या निकल कर आता है, राष्ट्रीय आय निकल कर आता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो बाजार मूल्य पर होती है, मार्केट प्राइस पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है। ध्यान दीजिए, सवाल क्या कह रहा है, योजना आयोग, पहला ऑप्शन दिया है योजना आयोग। तो बेटा योजना आयोग की स्थापना की बात कर लेते हैं। केसी नियोगी, ध्यान दीजिए, केसी नियोगी समिति बनेगा, और केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या होगा, स्थापना होगा। क्या काम करता है योजना आयोग, तो ये योजना आयोग की क्या है, स्थापना है। योजना आयोग का कार्य क्या है, योजना आयोग क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का, 5 ईयर प्लान का क्या करता था, निर्माण। पंचवर्षीय योजना का क्या करता था, निर्माण। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। पंचवर्षीय योजनाओं को पंचवर्षीय योजना
पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करता था, निर्माण करता था। योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थीं उन पर निर्णय लेता था। जो निर्णायक संस्था था वह एनडीसी था, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले ऑप्शन में शायद मैंने इसका आपको उत्तर गलत बता दिया था। इसका सही जवाब क्या है? 6 अगस्त 1952 को ये क्या हुआ है, एनडीसी की स्थापना हुआ है। 6 अगस्त 1952 को भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग करता है। योजना आयोग की जगह 1 जनवरी सन 2015 को ले लिया है किसने? नीति आयोग ने। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, और नीति आयोग का भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। एनडीसी का भी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। एनडीसी का भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम अध्यक्ष थे अहलुवालिया, मोटोंगु सिंह अहलुवालिया। ये योजना आयोग के क्या थे? अंतिम अध्यक्ष थे। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। तो भारत में कह रहा है कि भारत में कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की क्या करता है? आकलन। तो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आयोग नहीं है, वो संगठन है, जिसकी स्थापना हुआ है 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को स्थापना हुआ है किसकी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। आपके ऑप्शन में एक बहुत प्यारा शब्द लिखा हुआ है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन वाला शब्द लिखा हुआ है, वित्त आयोग। तो ध्यान दीजिए, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गठित करने का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, संविधान के अनुच्छेद 280 में संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कहा गया है। वित्त आयोग का गठन करता कौन है? तो वित्त आयोग का जो गठन करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग में सदस्य कैसे होते हैं? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, तथा 4 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था केसी नियोगी। ये प्रथम वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे एन के सिंह। वर्तमान में वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। एन के सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। एन के सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के वर्तमान क्या हैं? अध्यक्ष हैं। एन के सिंह वर्तमान वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति क्यों करता है? ये बेटा, ये भारत में विकेंद्रीयकरण या फिर आप कह सकते हैं संघवाद का आधार है। ये वित्त आयोग वित्त आयोग गठित होता है और राज्यों में वित्त के वितरण की क्या देता है? सलाह देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वित्त आयोग निर्णायक संस्था नहीं है, सलाहकारी संस्था है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? एक सलाहकारी संस्था है, एक निर्णायक संस्था वित्त आयोग नहीं है। चलिए आगे कह रहा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में। भाग 2 में क्या लिखा है? नागरिकता। भाग 2 में क्या लिखा है? नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लिखित है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारत में नागरिकता का प्रावधान किसके तहत किया गया है? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें नागरिकता अर्जित करने की 5 तथा समाप्ति के 3 शर्तें हैं। 5 शर्तें कौन हैं? जन्म से नागरिकता, वंशानुगत नागरिकता,
वंशा, अनुगत नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। इनके अलावा एक शर्त है क्या? पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, और एक है भूमि विलय, भूमि विलय, भूमि विलय द्वारा नागरिकता। समाप्ति के कितने शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। क्या कर दिया जाए? वंचन कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, वंचन कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, या त्याग पत्र दे दिया जाए, या फिर परत्याग पत्र दे दिया जाए। ये 3 क्या हैं? समाप्ति की शर्तें हैं। आगे देखिए, अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टर। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टर। भारतीय संविधान के भाग 3 को 12 से 35 तक विस्तृत है। 12 से 35 में कितने अधिकार हैं? वर्तमान में 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक क्या हैं? अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टर। भाग 4 में क्या लिखा है? तो भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, डीपीएसपी जो कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। डीपीएसपी 36 से 51 तक है। लोक कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है? तो डीपीएसपी में। भाग 7 में क्या है? भाग 7 अब भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय भाग ये अब नहीं है। इसमें क्या था? इसमें पहली अनुसूची था। भाग 7 में पहली अनुसूची था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो जानेंगे। आप फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया गया है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में देख लीजिएगा। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है? मौलिक अधिकारों के असंगत अल्पीकरण, मौलिक अधिकारों के असंगत अल्पीकरण लिखा हुआ है। इनके अलावा 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। इसके बाद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद एक अधिकार है क्या? 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद आपको मिलेगा 29 और 30, ये क्या मिलेगा आपको? 29 और 30 मिलेगा आपको शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। और छठा मिलेगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसे B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है? इसे B.R. अम्बेडकर ने कहा है संविधान की क्या? आत्मा। इसे क्या कहा है? B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आगे सवाल, वह कौन सा धातु है जो विटामिन B12? इससे पहले वाले सेट में भी यह सवाल था। कोबाल्ट, कोबाल्ट विटामिन B12 है। कोबाल्ट एक धातु है जो विटामिन B12 है। आगे कह रहा 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? ध्यान दीजिएगा, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। आइए 3 बीघा के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के बारे में बात कर लीजिए आप। तो बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश आपके जीडी में दिया है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हैं? पहले यही बात जान लीजिए आप। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? एक राज्य लगा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपको मिलेगा मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम और असम, और असम। त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो ये 96.6 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 बीघा गलियारा है, जो कॉरिडोर है, इसी को लेकर एक संशोधन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? सन 2015 में। इसी के तहत भारत और बांग्लादेश ने
क्या काम किया है, कुछ ज़मीनें एक्सचेंज किया है। भारत और बांग्लादेश ने कुछ ज़मीनें क्या किया है, एक्सचेंज किया है। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को एक रेखा निर्धारित हुआ था जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ नाम है। भारत और चीन के बीच 1914 में एक सम्मेलन होगा, शिमला सम्मेलन होगा, और शिमला सम्मेलन में एक रेखा बनेगा जिसका नाम क्या होगा, मैक मोहन। क्या होगा, मैक मोहन होगा। भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जी नहीं, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान आज का पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। आगे सवाल कह रहा, श्रम दिवस कब मनाया जाता है। श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रम दिवस मनाया जाता है कब, श्रम दिवस मनाया जाता है किस तिथि को, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ध्यान दीजिएगा, 1 मई को एक योजना लागू हुआ था जिसका नाम क्या था, उज्ज्वला योजना। कहाँ से लागू हुआ था, बलिया जिले से क्या हुआ था, लागू हुआ था। आगे सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। आइए वायुमंडल के कुछ बेसिक बातें जो आपके जीडी के पेपर तक के इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानिए। अगर आप वायुमंडल को देखेंगे तो पहला मंडल क्या मिलेगा आपको, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मिलेगा। वायुमंडल में जो पहला मंडल मिलेगा वो क्षोभ मंडल मिलेगा, जो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत होगा, ये 8 किलोमीटर से कहाँ तक, ये होगा 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। ध्रुवों से कितना होगा, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से कितना होगा, 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा से कितना होगा, 18 किलोमीटर। इसी मौसम में ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है तथा नीचे आने पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। यानी टेम्परेचर घटता है, बढ़ता कितने डिग्री पर है, 165 मीटर ऊंचाई के जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि, और 32 मीटर नीचे आने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगा, कमी। इसी को कहते हैं समान पतन ताप दर। तो इसी मौसम में क्या होता है, मौसम संबंधी समस्त घटना इसी मंडल में होता है। बिजली इसी मौसम में क्या करती है, कड़कती है। बादल इसी मौसम में फटते हैं। बादल का गर्जना सबके सब किस मंडल में है, ये क्षोभ मंडल में है। किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। मौसम में परिवर्तन किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। इसके बाद जब आप देखेंगे तो एक मंडल आएगा, कौन सा मंडल, समताप मंडल। क्या आएगा, समताप मंडल। और समताप मंडल का विस्तार मिलेगा आपको 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, सामान्य रहता है। टेम्परेचर सामान्य रहता है। तो वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है, वायुयान उड़ाया जाता है किस मौसम में, समताप मंडल में। एक बात आपको और रखना है, ओजोन परत की स्थिति कहाँ है, ओजोन परत कहाँ है, समताप मंडल में। ये क्या करते हैं, ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। कौन, ओजोन परत। ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जिनको आपको जानना है। समताप मंडल के बाद आपको एक मंडल मिलेगा, कौन सा मंडल, मध्य मंडल। कौन सा मंडल, मध्य मंडल। और मध्य मंडल मिलेगा आपको 80 किलोमीटर से ये मिलेगा आपको 50 किलोमीटर से, ये मिलेगा 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। कौन सा मंडल, समताप मंडल। ये सब मध्य मंडल, ये क्या है, ये सबसे ठंडा मंडल है। ये सबसे ठंडा मंडल है। कौन सा मंडल, मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल है मध्य मंडल। इसके बाद एक मंडल मिलेगा आपको जिसका नाम क्या होगा, आयन मंडल। ये आयन मंडल में ही आयन मंडल पाया जाता है 80 किलोमीटर से ये 640 किलोमीटर तक आयन मंडल। यहीं पर रेडियो एक्टिव किरणें
क्या होती हैं, यहीं पर परिवर्तित होती हैं, यहीं पर रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं, परिवर्तित होती हैं। यानी आयनीकरण, किरणों का आयनीकरण, किरणों का आयनीकरण इसी मंडल में होता है। इसी मंडल में लेयर पाया जाता है, एफ लेयर, डी लेयर, जी लेयर, और इसके बाद एक मंडल आएगा जिसका नाम क्या होगा, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, ये जो बहिर्मंडल होगा ये 640 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर तक, लगभग 10,000 किलोमीटर तक पाया जाएगा बहिर्मंडल। उपग्रह, उपग्रह इसी मंडल में क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। आगे सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? ये स्थित है बनिहाल दर्रे में। कहाँ पर? बनिहाल दर्रे में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रे में, जम्मू कश्मीर में। ज्योग्राफी का जो सेट कराया था इससे पीछे, वहाँ पर बताया है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रे में। आपको महाराष्ट्र में गुफाएं याद रखनी है क्या? अजंता, अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में। किस घाट में स्थित हैं? ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। आगे सवाल कह रहा, इंसुलिन किसकी कमी वाला रोग है? इंसुलिन डायबिटीज, डायबिटीज की कमी वाला रोग है। ध्यान दीजिएगा, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। इंडियन विंग्स फ्रीडम नामक के पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबू कलाम आज़ाद। मौलाना अबू कलाम आज़ाद इंडियन विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक के क्या थे? ये लेखक थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद हैं, अगर आप इनके बारे में याद जानें तो 1950 में रामगढ़ का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबू कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना आज़ाद थे। ये कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। ये कब तक रहेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष? ये 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्हीं के समय में एक योजना आएगा, वेवल योजना, और वेवल योजना के तहत भारत के विभाजन को रोकने के लिए 1945 में 25 जून से, ध्यान दीजिए, 25 जून से 14 जुलाई के बीच एक सम्मेलन होगा जिसका नाम क्या होगा? शिमला सम्मेलन। क्या नाम होगा इसका? शिमला सम्मेलन होगा। और ये शिमला सम्मेलन की जो अध्यक्षता करेंगे ये मौलाना आज़ाद करेंगे। लेकिन होगा क्या? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, इस सम्मेलन को मोहम्मद अली जिन्ना क्या काम करेंगे? कहेंगे मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र नीचे कुछ और स्वीकार नहीं करेगी और ये क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। तो इंडियन विंग्स फ्रीडम नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना आज़ाद थे, जिन्होंने शिमला सम्मेलन की क्या किया था? अध्यक्षता किया था। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेबल थे। शिमला सम्मेलन कौन प्रस्तुत किया था? लॉर्ड बेबल। ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात और याद रखना है, 3 जून 1947 को एक योजना आएगा जिसका नाम क्या होगा? माउंट बेटन योजना। कौन सा? माउंट बेटन योजना। और ये जो माउंट बेटन योजना है, ये माउंट बेटन भारत के क्या थे? वायसराय थे। ये भारत के क्या हैं? ये अंतिम वायसराय हैं। ये भारत के अंतिम वायसराय हैं। इन्होंने ही विभाजन का प्रस्ताव दिया था। क्या दिया था? विभाजन का प्रस्ताव। इन्हीं के समय में एक आयोग बना था, सीमा आयोग। कौन सा आयोग? सीमा आयोग। और इसी सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे सर सिरियल रेडक्लिफ थे। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने ही 17 अगस्त 1947 को जो रेखा खींचा था, वही रेखा का नाम क्या है? उसी रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा। आगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? बेटा चिप जो होगा वो तो हार्डवेयर होगा।
प्रिंटर ये भी हार्डवेयर है, माउस ये भी हार्डवेयर है। ये जावा क्या है? जावा एक लैंग्वेज है। जावा एक लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस है, जैसे डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे सी है, जैसे सिम्बियंस है, ऐसे जावा एक कंप्यूटर क्या है? लैंग्वेज है। तो ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, ये एक लैंग्वेज है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल कौन है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल कौन है? तो सबसे दुर्लभ बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल कौन सा है? सबसे दुर्लभ बल है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये अनंत है। ये क्या है? अनंत है। ये अनंत है सबसे दुर्लभ, लेकिन सबसे अनंत है। सबसे मजबूत, सबसे प्रबल, सबसे प्रबल बल, सबसे प्रबल बल क्या है? नाभिकीय बल है। सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल है और सबसे दुर्लभ बल गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन ये अनंत है और ये क्या है? ये सबसे प्रबल है। आगे देखिए, क्या चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा, ये चित्तौड़ विजय के बाद में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, राणा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 1305 में जब ये चित्तौड़ अभियान हुआ था, इन्हीं की रानी थी रानी पद्मनी, जिसके दरवाजे पर चढ़कर, रतन सिंह के दरवाजे पर चढ़कर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, पद्मनी या तो डोली दिल्ली जाएगी या तो तुम जौहर हो जाओगी। पद्मनी ने कहा था या तो राणा रतन सिंह या तो मैं जौहर हो जाऊंगी। और पद्मनी का परछाई अलाउद्दीन खिलजी नहीं देख पाएगा। खतरनाक शासक था। अपने चाचा की हत्या कर अपने चाची से विवाह कर लिया था और अपने चाची की बेटी से विवाह तो किया ही किया था। यानी माँ और बेटी का दोनों का एक ही हस्बैंड था। मेरे समझ में नहीं आता, अगर करवा चौथ रहे होंगे तो माँ पहले चेहरा देखेगी कि पहले बेटियाँ, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो जब इतिहास पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का वहां चर्चा करेंगे। रतन सिंह याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी वाला। यहां ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप से 18 जून 1576 को एक युद्ध होगा, जिसे आप इतिहास में बहुत फेमस युद्ध के नाम से जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ महाराणा प्रताप लड़ेंगे और एक लड़ेंगे कौन? मान सिंह। ये मान सिंह कौन है? ये भगवान दास के बेटे हैं। भगवान दास कौन है? राजा भारमल के बेटे हैं। ये अकबर के सेनापति थे। ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। ये मान सिंह अकबर के पास कैसे पहुंच गए? राजा भारमल ने अपनी बेटी हरक्का बाई का विवाह किसे किया था? अकबर से। और दहेज में कौन गए थे? भगवान दास और मान सिंह। दहेज में कौन गए थे? भगवान दास और मान सिंह गए थे। और इसी के कारण मान सिंह ये जोधा के भतीजे थे। जोधा या मरियम उम जमानी, अकबर ने उन्हें मरियम उम जमानी की जो उपाधि दी थी जोधा को। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है। यही एक युद्ध है जो अकबर बिना जीते वापस लौट गए थे। कहा जाता है मान सिंह महाराणा प्रताप को हरा जरूर देंगे, लेकिन इतिहास जब पढ़ेंगे हम लोग तो इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, उन पर जिक्र करेंगे। तो यहां आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। कह रहा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, साहित्य और पत्रकारिता के लिए सबसे पहले पत्रकारिता के लिए दिया गया था 1917 में पुलित्जर नामक एक व्यक्ति थे, जिनके ही उत्कृष्ट याद में दिया जाता है साहित्य कला संगीत जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या? पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 1917 से इसकी क्या हुई है? शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये थे आज आपके 20 क्वेश्चन। ये आपके जीडी के आज के 20 क्वेश्चन। आज का मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग एक नए पेपर के साथ, नए उत्साह के साथ। जीडी तक ये लगातार वीडियो आपको मिल रहा है। बस आप हमारे साथ बने रहें। हम बस क्या काम करें, आप अपने हिस्से का प्यार हमको दो। देख लो भाई, शेयर करो, काम का लग रहा है शेयर करो। ठीक है, तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, अपने कैरियर के पथ हमेशा सचक रहें। ठीक है, धन्यवाद।